अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनरल रिटायर्ड फैज़ की गिरफ्तारी ने एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, जिससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बल्कि दावे और ऐलानात किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा, जो कि बहुत बड़ा और बहुत हैरान कुन हो सकता है। अब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को ही ले लीजिए। उन्होंने आज ऐलान किया कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ से शुरू होने वाला एहतसाब है और 9 में से इसको जोड़ा जा रहा है, उस सिलसिले में जो एहतसाब है वो अब मज़ीद आगे बढ़ेगा। और फिर उन्होंने इशारा किया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ, और उन्होंने ये कहा कि कोई साकिब हो या कोई निसार, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। जो इस साजिश में मुलव्विस है सबको पकड़ा जाएगा। क्या कहा उन्होंने, खुद ही देखिए। तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफ़रत की सियासत की। ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन पीटीआई की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का, और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और इदारों के भी लोग शामिल हैं, दायरा कार सब तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये अता तारड़ साहब सिर्फ नहीं कह रहे, कुछ रोज़ पहले शर्जील मेमन साहब ने भी गुफ्तगू करते हुए कुछ इसी तरह का इशारा दिया और इसकी डिटेल भी बताई, वो भी देखें। साकिब निसार उस सहूलतकार ने जिस तरीके से जो भी पीटीआई की मुखालिफ पार्टियां थीं उनके लीडरान के खिलाफ जो अपनी कुर्सियों पर बैठकर रिमार्क्स के जरिए जो किरदार कुशियां की, जिसने पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को भी अरेस्ट करवाया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में उस साकिब निसार का शिकार रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी और हुकूमत के खिलाफ साजिश से जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये जो बातें हो रही हैं, क्या इसके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी, इसका मकसद क्या है। सवाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गुफ्तगू यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या एक साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ साजिश करने का मुकदमा चलाया जा सकता है। हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहब, फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फ़खर, आपसे ही मैं शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले ये बताइएगा, ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है कि कानूनी तौर पर मुआवनत भी कर रहे थे, मुशावरत भी होती थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की बहुत सी ऑडियो लीक्स भी थी जो हमने सुनी। अब ये कैसे साबित किया जाएगा, ये जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि 9 मई के पीछे साकिब निसार थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी सहूलतकारी हो रही थी जिसके लिए उनको अब सज़ा भी दी जा सकती है? बिल्कुल अलीना, इसको हमें 9 मई के दायरा कार जो है उसको बढ़ाना चाहिए। उसमें सिर्फ 9 मई को जो रियासती इदारों के ऊपर अटैक किए गए वो, और ये एक पूरी कंस्पिरेसी जो थी जिसकी एक बिगर पिक्चर थी, मैं समझता हूँ उसके हिसाब से जस्टिस साकिब निसार के हवाले से जो मेरी भी इतलात हैं कि बिल्कुल घेरा तंग किया जा रहा है, और इस हवाले से काफ़ी इनके हवाले से कुछ शवाहिद और ये जो इंक्वायरी चल रही है जनरल फैज़ हमीद से, उसमें भी इनका नाम लिया जा रहा है। मेरी कोई 3 दिन पहले जस्टिस साकिब निसार साहब से बात हुई। मैंने उनसे इसी हवाले से ही मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि आपका एक तो नाम लिया जा रहा है, एक तो जो ओवरऑल जो एक कंस्पिरेसी है, और उसके साथ साथ जो क्योंकि जो मेन एक इंक्वायरी चल रही थी जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से थी, जो कि आपके पास ये केस आया था और आपने इसको इन चैम्बर सुनते हुए ना सिर्फ दाखिल दफ्तर कर दिया था, बल्कि ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि आपने वो रिकॉर्ड ही ज़ाया कर दिया। तो उस पर जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जो उस टाइम मैं दुरुस्त समझता था बतौर जज के, मैंने वही किया, और जो रिकॉर्ड के मुताबिक था मैंने वैसा ही फ़ैसला किया। बाकी फिर मैंने उनसे ये पूछा कि जनरल फैज़ हमीद के साथ जो आपके रवाबित हैं और ओवरऑल ये जो 9 मई के हवाले से आपका क्या किरदार है, तो उस पर वो गुस्सा हो गया और उस पर उन्होंने कहा कि मुझसे ये जो जियो चैनल है आप बता दें, बल्कि कि कोई भी नुमाइंदा मेरे साथ कभी रब्ता ना करे और ना ही कोई इस हवाले से बात करे, मैं इस हवाले से कोई जवाबदेह नहीं हूँ। तो वो उन्होंने बाकी जो मेरे सवालात थे उसका वो नहीं दिया, जो एक टॉप सिटी के हवाले से उन्होंने वो किया था, फ़ैसला किया था उस टाइम, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया था। जहाँ तक बात है कि क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, देखें जब रियासत कभी ये फैसला कर ले कि किसी का एहतसाब करना है या किसी का हिसाब लेना है किसी से,
तो एक एक दस्तखत के ऊपर भी आपकी पकड़ हो सकती है। तो जस्टिस साकिब निसार के हवाले से तो बेशुमार ऐसे मौके हैं जिन पे इनसे पूछगछ की जा सकती है। मैं अगर आपको एक दो एग्जांपल दे दूं, एक तो उनका जो बेटे के हवाले से एक मुबैना तौर पे ऑडियो लीक आई थी जिसमें टिकट्स के हवाले से कहा जा रहा है, पीटीआई की टिकट्स लेने के हवाले से ये एक ओपन एक रिकॉर्डिंग आई थी, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस पे इनसे पूछगछ किया जा सकता है कि वो एक इतने बड़े ओहदे के ऊपर रहे हैं और उनके बेटे जो है एक सियासी जमात के टिकट्स के हवाले से वो पैसे लेने के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। फिर अगर इनके जुडिशल कंडक्ट के हवाले से भी बात की जाए तो जो इनका 2017-18 वाला एक फैसला था, सुप्रीम कोर्ट की एक PLD 416 थी ऑफ 1988, जिसमें किसी भी जो नाअहल शख्स है या उनको नाअहल किया जाता है वो पार्टी सदारत से भी इन्होंने उसको नाअहल करार दे दिया था। वो PLD 416 में क्लियर कट दिया हुआ है कि आर्टिकल 17(2) की कंडीशंस क्या होंगी जिसके बुनियाद के ऊपर किसी से आप पार्टी का ओहदा छीन सकते हैं। वो 11 रुकनी फैसला था जो 1988 का था। जस्टिस साकिब निसार ने 3 रुकनी बेंच से उस 11 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उड़ा दिया था। तो इस तरह के और बेशुमार जो है वो इंस्टेंसेस हैं या इस तरह के और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके ऊपर जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और मेरी इतला यही है कि इनके हवाले से काफ़ी मटीरियल जमा हो चुका है जो कि और यही इनको भी इतलात पहुंच चुकी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पाकिस्तान से लंदन गए हैं। अच्छा, 2-3 सवालात हैं क्योंकि आपकी बात हुई है। पहले यही जिक्र कर लेते हैं जो बैरून मुल्क हैं, लेकिन मुख्तलिफ हवालों से उन्होंने कोई प्रेस टॉक वगैरह भी किया है, उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो 2-3 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, वो परमानेंटली नहीं गए। बिल्कुल, देखिए अलीना, उन्होंने तासुर यही दिया है कि वो उनका एक रूटीन का शेड्यूल था, वो हर साल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ जो समर में वेकेशन के हवाले से, तो वो वापस आ जाएंगे 3 हफ्तों के बाद। लेकिन ये जस्टिस साकिब निसार को भी पता है और इवन ये तो जो इमरान खान है उनको भी ये पता चलना शुरू हो गया था। और इसी वजह से अगर आप देखें पिछले कोई 3 हफ्तों से इमरान खान के बयानात बिल्कुल बदल गए थे और लोग भी ये पूछ रहे थे और हैरान थे कि ये आखिर क्या अचानक ये तब्दीली आई है कि इमरान खान ने, आपको याद होगा, एक तो उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई पागल ही होगा या बेवकूफ़ ही होगा जो कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ेगा। वो फिर इसके हवाले से के मुज़ाकरात करते हैं, चाहे वो पीटीआई के डिफरेंट रहनुमा जो भी इमरान खान से मिलते आते थे, तो ये इनको अंदाज़ा हो गया था ये उससे ये तमाम तर के आगे क्या अनफोल्ड होने जा रही हैं चीज़ें। तो ये उससे पहले उनसे साकिब निसार से ये सवाल भी यकीनन किया होगा जनरल फैज़ से राब्तों से मुतल्लिक, उसके ऊपर क्या जवाब आया? बिल्कुल, मैंने उनसे एक तो स्पेसिफिकली वो केस के हवाले से और दूसरा जनरल फैज़ के हवाले से कि क्या आपके कोई उनके साथ वाकई इस तरह के जो रवाबित थे, क्योंकि आपका नाम लिया जा रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जियो वालों के साथ मैं कोई बात नहीं करूंगा और ना ही उनका कोई जवाब दूंगा, बल्कि आप जियो के बाकी लोगों को भी ये बता दें कि आज के बाद मेरे से कभी राब्ता ना करें। अच्छा, वैसे सर ये तो हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारी है और अभी भी बल्कि हम उसको पूरा कर देते कि क्योंकि हम साकिब निसार साहब से मुतल्लिक बात कर रहे हैं, हमारा फोरम हाजिर है। अगर वो यहाँ पर आकर किसी भी दावे को या किसी भी बात को रिबट करना चाहते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी टीम से रब्ता करें, हम उनका मौक़िफ़ लेंगे, बल्कि जियो उनके लिए हाजिर है। फ़कत जल्दी से ये भी बता दें, क्योंकि आपने कहा वो जो पार्टी सदारत, आपकी इत्तलात के मुताबिक वो जो पार्टी सदारत भी नहीं संभाल सकते अगर आप नाअहल हैं, तो उसके फ़ैसले के ऊपर भी कुछ एक्शन हो सकता है। लेकिन ये तो अदलिया अपने अंदर से ही ले सकती है ना, तो क्या कोई अदलिया इंज़बाती कार्रवाई के थ्रू इनको पकड़ा जाएगा या किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी जज के फैसले के ऊपर अदलिया जो है वो इस तरह वो कर सकती है। हाँ, उसको अंडू किया जा सकता है किसी और फैसले के जरिए, उसके ऊपर इंज़बाती कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन ये उनका एक मैं एग्जांपल दी है कि जो इनकी वायलेशन है या किस तरह एक वो पूरे सिस्टम का या एक नेक्सस का हिस्सा थे, ये उस हवाले से मैंने एक एग्जांपल दी है। बाकी इसको अंडू करना है या इंज़बाती कार्रवाई नहीं की जा सकती। अच्छा, मैं समझी कि शायद आप कह रहे हैं कि ये इनके मुख्तलिफ केसेस हैं, ये चीज़ भी है, इसमें कार्रवाई हो सकती है। बट बेनज़ीर क्या समझती हैं एक साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ किस तरह से, किस ग्राउंड पे कार्रवाई हो सकती है? देखिए अलीना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हुकूमत बनाना चाहे केस कि उन्होंने किसी सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाया जब उनके पास एक बड़ा अहम ओहदा था, या वो वाकई में 9 मई में मुलव्वस थे
तो बना तो सकती है हुकूमत, क्योंकि वो इस वक्त रिटायर्ड हैं और सिविलियन हैं। लेकिन अभी देखना पड़ेगा अलीना, मेरे ख्याल से इस पे बात करना अभी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा किस किस्म का केस बनता है और किस किस्म के सबूत लाए जाते हैं। क्योंकि आप सिर्फ ऑडियो लीक्स, जो वैसे भी गैर कानूनी है, उनको ला के अदालत में तो नहीं रख सकते और उनके खिलाफ केस बना सकते। आपको बड़ा एक मजबूत कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि उन्होंने एक सियासी जमात को, जब वो ओहदे पे थे, उन्होंने उनको फायदा पहुंचाया। अच्छा, थोड़ा सा मुख्तलिफ है जनरल फैज के केस से मेरी राय में, क्योंकि जनरल फैज का केस जो है वो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर कट है। आइन में भी लिखा हुआ है कि फौज का क्या किरदार होना चाहिए। जो हलफ भी उठाते हैं फौजी अफसरान, उसमें भी लिखा हुआ है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद कुछ साल तक आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा क्लियर कट केस है कि जनरल फैज के खिलाफ जो केस बनता है कि उन्होंने आइन की, अपने हल्फ की और कानून की खिलाफ वर्जी की। अब चीफ जस्टिस, एक साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ इस किस्म का केस बनाया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता, ये कानून को देखना पड़ेगा और किस किस्म का केस बनाया जाता है। मज़हर अब्बास साहब, साकिब निसार साहब का जो नाम लिया जा रहा है, क्या मकसद है और क्या हो सकता है इस सिलसिले में? देखिए, मुझे नहीं लगता साकिब निसार साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या होगी। आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जिस तरह अभी बेनज़ीर ने कहा, ऑडियो वाली कार्रवाई मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं? और ऑडियो को आज तक हमने नहीं देखा कि किसी कोर्ट में जाके इसको प्रूफ किया गया हो। बाकी उन्होंने, उनके ताल्लुकात थे, वो राब्ते रखते हैं, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते कार्रवाई। कौन सी कार्रवाई करेंगे आप उनका पोस्ट रिटायरमेंट अगर कोई चीज़ है तो एज एन इंडिविजुअल कोई उनका क्राइम है, कोई क्राइम कमिट किया है, उसके ख़िलाफ़ आप कोई मुकदमा बना सकते हैं जिसका उससे ताल्लुक़ नहीं हो माजी से। तो मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब जो है हमारी सियासी बहस का हिस्सा रहेंगे। इससे ज़्यादा मुझे, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में किसी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कभी भी कोई इस तरह की कार्रवाई हुई हो। जब बात खुलेगी, अभी तो पता ही नहीं कि 9 मई का मुकदमा किस तरह चलेगा। जनरल फैज़, फिर इमरान ख़ान से अगर कोई गठजोड़ साबित होता है, लेकिन ये तो अभी 1.5 साल पुरानी बात है अलीना। आज के दिन, आज से 36 साल पहले 17 अगस्त को 1988 को इस मुल्क की जो है फ़ौजी क्रीम उड़ गई थी एक जहाज़ के हादसे में, या सबोटाज था, जो कुछ भी था। आज तक हमें उसका नहीं पता चल सका। और ये बड़ा सबक भी है कि हम इतने बड़े वाक़े को याद ही नहीं रख रहे, बल्कि 11 साल एक आमिर हुकूमत करके जाता है और उसके बारे में जो है वो तारीख़ का बस हिस्सा बन के रह जाता है। मेरा ख़्याल है उसके वाक़े में उनके जो जनरल ज़िया-उल हक़ के बेटे थे, साहिबजादे एजाज़ुल हक़ साहब, वो आज भी इस पे क्वेश्चन करते हैं। हुमायूं अख्तर साहब जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे हैं, उनके हवाले वो भी बहुत से सवालात करते हैं। इन सवालात के जवाब नहीं मिले। तो 9 मई तो अभी बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, और 9 मई ज़ाहिर गैर मामूली वाक़या है। हमें देखना ये है कि 9 मई का ड्रॉप सीन कब होता है और कैसे होता है। क्या वो जनरल फैज़ और उसके साथ जो उनके साथी गिरफ्तार हुए हैं उस पर होता है, या ये दायरा बढ़ेगा? अगर ये दायरा बढ़ता है तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। आपकी तवक्को क्या है? मुझे लगता नहीं कि जनरल फैज़ और इमरान खान का जो है एक तरीके से उनको एज ए अक्यूज़ और को अक्यूज़ के तौर पे पेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि शायद अलग अलग ही ट्रायल हो, क्योंकि बहुत सालों पुरानी बात है 1951 की पिंडी साजिश केस की, जिसमें 15 लोगों को सज़ा हुई थी, जिनमें से 11 फ़ौजी अफसरान थे, लेकिन और स्पेशल ट्राइब्यूनल में वो केस चला था उसमें। तो आज देखना ये है कि अभी तो मेरा ख्याल है प्री मैच्योर है कि सर, तो साकिब निसार का नाम फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लिया जा रहा है? देखिए क्या अता तारड़ साहब को इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या पता है? क्या कोई सिविलियन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इसकी? इन मुस्लिम लीग नून के लोगों को सिवाय इसके कि उनका इंटरेस्ट ये है कि 9 मई के वाक़े में इमरान खान को सज़ा हो, इसलिए कि उनकी सियासी मेमन भी है, सिर्फ नून लीग नहीं है। नहीं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो भी है ना। मुझे ये बताएं, मैं हुकूमत आप कह लेना, हुकूमत इन जनरल साकिब निसार का फिर क्यों नाम ले रही है? ये इस इंक्वायरी से मुतालिक जो दावे कर रही है, अगर हुकूमत ये केस को क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? अच्छा, मुझे बता दें कौन से अफसरान इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को 9 मई को? आप क्या समझते हैं इनके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन? नहीं है, बताएं ना।
मुझे बताएं ना कौन से सिविलियन इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई एसएसपी लेवल का इन्वेस्टिगेशन हो रही है? फखर कोई है आपके पास इससे मुताल्लिक इत्तलात हुकूमत के पार्ट पर? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या ये मज़र साहब से मेरा सवाल है कि जो वजारत दिफा है क्या वो हुकूमत के अंडर नहीं आती? क्या उनको डेली बेसिस के ऊपर अगर ISPR की एक प्रेस रिलीज आ जाती है जिसके ऊपर इशू वो किया गया है तो ऐसा भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूँ मदद साहब को कि हुकूमत बिल्कुल लाइल्म है और वफाकी वज़ीर जो इत्तलात है उनको कुछ पता ही नहीं है। फ़खर मुझे बताएं ना कि इसमें एडिशनल क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं ये जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं? दूसरी बात, एक लाइटर वे में, लाइटर टोन में, जब अली अहमद तालपुर साहब वज़ीर दिफा थे तो उनसे किसी ने इसी हवाले से, किसी केस के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा भाई मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं, मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस हूँ। तो हमारे यहाँ जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होता है वो मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है। बाकी हुकूमत को जाहिर है कोई, मेरा ख्याल है अगर इसमें सबसे ज़्यादा पता हो सकता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को हो सकता है। आपने आज तक मोहसिन नकवी साहब से सुना? मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? वो क्यों नहीं इस हवाले से कोई चीज़ें सामने लाते? हालांकि इंटीरियर मिनिस्टर तो बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है। सर इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये है क्यों नहीं है? अरे इंटीरियर मिनिस्ट्री का ही तो दायरा है ये, और किसका दायरा है? ये बेसिकली तो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उनको आना चाहिए था आगे इत्तला नहीं, जो भी मैं तो कह रहा हूँ आए ना आए, नहीं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है ना, अगर वो आके जिस भी वजारत है मुख्तलिफ अगर मुझे बताएं क्या मैं अगर अता तारड़ साहब से, देखिए बहुत सी सवालात अता तारड़ साहब से तो बहुत से सवालात हो सकते हैं, मुझे बताएं अता तारड़ साहब क्या VPN इल्लीगल नहीं है? अच्छा। और अगर इल्लीगल है तो इस मुल्क का वजीर आजम से लेकर तमाम मुजरा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा, हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएंगे। मैं इस मामले के ऊपर मेरे काफ़ी सवाल है क्योंकि सर मुख्तलिफ इसके अंदर मामला जुड़े हैं ना, एक सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर नहीं, जैसे वजारत दिफा है, फिर फौज अपने अंदर कार्रवाई कर रहा है, वो भी मसला फौज के अंदर की कार्रवाई को तो मैं वही नहीं कर रहा, क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ही फौज रही है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं बेनज़ीर का एक जो सवाल था उसके हवाले से बात करना चाह रहा था। जो बेनज़ीर ने कहा कि जनरल फैज़ का जो ड्यूरिंग सर्विस जो है वो तो अंडर कमांड जो कुछ करते रहे, लेकिन जो पोस्ट रिटायरमेंट है क्या उन्होंने ऐसी क्या चीज़ वायलेट की है? तो उस सवाल में मेरा ख्याल है मज़र साहब का भी जो जवाब है वो उसमें एड्रेस हो जाएगा। देखिए अब दो वज़राए आज़म ने 9 मई के हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट है उसका पहले ऑन रिकॉर्ड बताया हुआ है। पहले निगरान वज़ीर आज़म जो थे काकड़ साहब, उन्होंने कहा था कि जो 9 मई था वो एक फ़ौज के अंदर एक प्री प्लान जो है वो बगावत करने की साजिश थी। वही बयान जो है वो लेटर ऑन जो है शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया और कहा था कि ये वो इतलात की बेस के ऊपर ये बता रहे हैं कि ये जो 9 मई था ये एक प्री प्लान एक पूरा था जो फ़ौज के अंदर बगावत का। तो उसी ये जो इंक्वायरी चल रही थी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो वज़राए आज़म हो या मतलब वज़ीर आज़म भी जो है वो बाकी जो काबीना का हिस्सा होते हैं तो उनके पास ये ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ना हो, और ना ही उनके पास ये बिल्कुल जो फ़ौज के अंदर जो कुछ चल रहा है उनको बिल्कुल लाइल्म रखा जाए। तो ये जो जनरल फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट है जो 9 मई के हवाले से ही सारा कुछ जो है वो जो फ़ौज की प्रेस रिलीज़ है, कभी भी ISPR ये ओपनली इस तरह तो वो नहीं डिक्लेयर कर सकते ना कि जनरल फैज़ हमीद ये इस काम में जो है वो थे। उन्होंने तो एक सिंपली एक जनरल सी बात करनी थी कि वो पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या इस तरह की जो उसमें थे जिससे आर्मी एक्ट की वायलेशन होती है। तो ये तमाम तर जो पहले चीज़ें, ये इंक्वायरी जो थी आज से नहीं चल रही, ये फरवरी मार्च से चल रही थी। और अगर ये पूरा इंक्वायरी का भी अगर आप टाइम पीरियड देखें तो उसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको बता सकूं मज़ीद, ये जून के महीने में PTI ने अचानक कुछ जो फ़ौज के अंदर थे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नाम लेके जो है वो शुरू कर दिया था। ये वो जनरल्स थे जो कि इंक्वायरी लीड कर रहे थे या हेड कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो है वो इनको भी, जनरल फैज़ हमीद को या जो PTI थी उनको भी ये इल्म था कि क्या क्या चीज़ें आगे जो है वो रिवील होनी है। तो ये पहले से ही उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जब इंक्वायरी कंप्लीशन की स्टेज के ऊपर आई तो फिर उसके बाद हमने देखा कि अचानक सबका जो एटीट्यूड था वो बदलना शुरू हो गया। इमरान खान जो है वो
मुज़ाकरात के लिए बातें करना शुरू हो गए, या बाकी इस तरह के जो थे कुछ लोग बाहर जाना शुरू हो गए। तो ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत को जो है वो फ़ौज के अंदर क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही थी, उसका इल्म नहीं होगा। और जो बेनज़ीर का सवाल था कि जनरल फैज़ हमीद ने आखिर ऐसा क्या वायलेट किया, तो ये पहले ही वज़राए आज़म भी बता चुके हैं कि इन्होंने क्या क्या जो सरगर्मियों में अच्छा, बट ये जो साकिब निसार का अब नाम लिया जा रहा है, क्या ये अगर बेनज़ीर एक ब्रेक की इजाज़त दें, एक छोटी सी ब्रेक, मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। बेनज़ीर, आप कुछ ऐड कर रही थी? मैं बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ जो है उन्होंने क्या वायलेट किया है, क्या नहीं किया। मैं तो कह रही हूँ कि उनके ऊपर जो ज़्यादा सीरियस चार्जशीट बनती है मेरी राय में वो ये है कि उन्होंने आईन की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की जब उनके पास एक बहुत अहम ओहदा था। बिल्कुल अगर कोई केस बनता है 9 मई के हवाले से तो ज़रूर बनाया जाए, और भी बहुत से उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, लेकिन मेरी राय में ये ज़्यादा सीरियस एक इशू है। और अगर हुकूमत चाहे, जैसे मैंने कहा, वो रिटायर्ड है, वो सिविलियन है, अगर हुकूमत चाहे तो उनके खिलाफ, उनके भी खिलाफ, अगर साकिब निसार साहब के खिलाफ कोई कमेटी बनती है तो उनके खिलाफ भी एक कमेटी बनाई जा सकती है और तहकीकात हो सकती है। दूसरी बात, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जैसे अता तारर साहब बात कर रहे थे या उस दिन शर्जील मेमन साहब बात कर रहे थे, इशारों में बात नहीं करनी चाहिए। आप एक साबिक चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप क्लियरली बताएं क्या चार्जशीट है उनके खिलाफ, किस किस्म का केस बनने जा रहा है उनके खिलाफ, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बात करें और एक बात छोड़ के खत्म कर दें। पूरी बताएं, आप एक बड़े इम्पोर्टेंट उनके पास ओहदा था, आप बताएं पूरी चार्जशीट कि हम इस किस्म का केस बनाने लगे हैं इन किस्म। बल्कि लॉ मिनिस्टर को आके आज बात करनी चाहिए थी इस इशू के ऊपर, बजाय इसके कि सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके बात करें। क्यों ये आपके ख्याल में इस तरह से हो रहा है? अलीना, मेरे देखिए, जब साकिब निसार साहब उनके पास ओहदा भी था तो तब भी बहुत से सवाल उठते थे उनके कॉन्डक्ट के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर। हो सकता है जैसे मैंने कहा, हुकूमत अपने पार्ट पे ऐसा क्यों कर रही है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में हुकूमत अपने पार्ट पे ऐसा क्यों कर रही है? ना मुस्लिम लीग नून अपने आप को विक्टिम समझती है ना। हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी भी है। नहीं, मुस्लिम लीग नून ज्यादा, देखिए मुस्लिम इस वक्त पीपल्स पार्टी को इस वक्त बिल्कुल बीच में नहीं है। साहब रियासत की तरफ से आती है ना, सिर्फ एक सियासी जमात की तरफ से तो नहीं आएगी, ये तो अब एक पूरी रियासत की तरफ से। बेनज़ीर जो नवाज शरीफ जब जिक्र करते हैं साकिब निसार का, मरियम नवाज साहिबा जिक्र करती हैं, आप देखें कि कितने ज़्यादा उनका, इसलिए कि वो डायरेक्टली विक्टिम नज़र आते हैं ना। इस पे अगर किसी से जो है वो जवाब दे, किसी को बनाना है, तो फिर उसमें सियासतदानों को भी जवाब दे वो जवाब देना होगा। क्योंकि अगर आप देखें बतौर वज़ीर आज़म देखें तो हमारे जो वज़राए आज़म हैं वो फ़ौज को हमेशा जो है वो इनवाइट करते हैं। कोई भी मामला हो, सियासतदान हो, इमरान खान आज तक सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो फ़ौज को ही हमेशा हर मामले में वो करते हैं। तो वो फिर फ़ौज किस तरह, अगर आप वही तो मैं कह रही, वो तो फिर एक पिटारी है ना, उसमें से तो फिर खुलती जाएगी, निकलती जाएंगी चीजें। आप कितना पीछे जाएंगे, कहाँ कहाँ तक जाएंगे, फिर किस किस को पकड़ेंगे? लेकिन एक चीज मुझे बताया, आपने कुछ अरसा पहले एक हवाला दिया था, नवाज शरीफ ने एक तकरीर की और उसके अंदर बताया कि साकिब निसार की एक ऑडियो है मेरे पास, और आपने कहा कि आपकी इत्तलात के मुताबिक ये वो वाली ऑडियो नहीं है जो मंजर आम पर आई हुई है, लीक हुई हुई है, ये कोई और है, उसमें बड़ा कुछ डैमेजिंग है। वो क्या है और क्या उसकी बुनियाद पर अब ये कुछ आगे बढ़ सकता है? अलीना, ये इस तरह के और भी कुछ एविडेंसेस हैं जो मैंने पहले भी बताया था। एक तो पब्लिक भी हुई थी जो इनकी थी, ऑडियो थी, और उसके साथ साथ एक इनका लेटर भी आया जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो हमारे ही ग्रुप के जो थे उनको तौहीन अदालत का वो किया। देखिए, मैं जो कहने का मकसद है कि जब रियासत कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो वो एक छोटे से इशू या एक दस्तखत के ऊपर भी इनिशिएट कर देती है। अगर भुट्टो साहब का, अगर आपको पता हो कि जो उनके ऊपर फांसी दी गई थी, ये इनिशिएट कहाँ से हुआ था? एक जो राव रशीद थे आईजी, उनकी एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, उससे मामला बढ़ते 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 जो है वो भुट्टो साहब की फांसी तक जा पहुंचा था। एक छोटी सी सिराई चाहिए होता है करने के लिए कार्रवाई। एक रैपिड फायर करते हैं जल्दी से, देन आई विल रैप इट अप। ये बता दीजिए, क्या समझते हैं अगर ये कार्रवाई होती है तो अदलिया का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या होगा? फखर, प्लीज ब्रीफ एज पॉसिबल।
अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अगर कोई फैक्ट्स की बेस के ऊपर हो तो ये अदलिया कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा अग्रेसिव या इस तरह का कोई रिस्पांस देगी, बल्कि वो उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी से ही वो देखा फैक्ट्स के मुताबिक। मैं तो इस बात पे मेरे काफ़ी हद तक कन्विंस हूँ कि नहीं होगी नहीं, आपके ख्याल में होगा ही नहीं। बेनज़ीर, मेरे ख्याल से लीना ना ही जस्टिस ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मामले में इंटरफेयर करेंगे। वो हुकूमत तो करने देंगे, जैसे मैंने कहा वो रिटायर्ड हैं, सिविलियन हैं साकिब निसार साहब, वो हुकूमत को इंक्वायरी करने देंगे। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने दूसरे सवाल के साथ। वेलकम बैक। खबर यह है कि हुकूमत ने, आपको याद होगा, अखराजात में कमी के लिए हुकूमत क्या कर सकती है, राइट साइजिंग कमेटी बनाई थी। इसने अपनी सिफारिशात पेश की हैं और इसके मुताबिक वज़ीर आज़म को ये कहा गया है कि 1.5 लाख आसामियाँ आप ओवरऑल हुकूमत में से ख़त्म करें, 5 वजारतों में 12 इदारे जम करें और दीगर चीज़ें। अब सवाल ये बनता है, ये जो सिफारिशात दी गई हैं क्या ये दुरुस्त हैं और काबिल अमल हैं? फ़खर? अलीना, मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल भी काबिल अमल हैं। ये हर हुकूमत जो है वो आवाम को सिर्फ धोखा देने के लिए इस तरह की कमेटियां बना के ये इस तरह की सिफारिशात दे देती है कि अपने अखराजात कम करने के लिए लोगों को निकाल दें नौकरी से। ना पहले कभी ऐसा मुमकिन हुआ है, ना अब होगा। अगर इन्होंने कुछ करना भी है तो वो अखराजात तो हमेशा अगर देख लें तो हिस्टोरिकली बढ़ते ही हैं, हुकूमत हो या किसी के भी हो, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हो। हुकूमत को ये चाहिए कि जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ाया, जो अपनी इनकम है उसको बढ़ाया। सिर्फ 2% लोग टैक्स दे रहे हैं, अपना जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया जाए। देखें, अगर 1.5 लाख लोगों का ये निकालना कभी भी किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा, ना ही ये मुमकिन है। अच्छा, बेनज़ीर, हिस्टोरिकली होता था, अपोजिशन हमेशा इसकी मुखालफत करती थी, लेकिन बेनज़ीर के बिलावल के तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल था इसी हैयत का एक मंसूबा या तजवीज़। तो क्या आपको लगता है इस बार कुछ हो पाएगा? क्या काबिल अमल है? ऑन पेपर तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ बिल्कुल, डिपार्टमेंट है, वैकेंसीज हैं, मर्ज करें, प्राइवेटाइज करें, वैकेंसीज हैं खत्म करें उनको। लेकिन आपको 1-1.5 साल से ये चीजें सुनते आ रहे हैं। पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब थे, पीडीएम की हुकूमत थी, तो कहा गया था लग्जरी गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, बिजनेस ट्रैवल खत्म कर देंगे हम। उनका लग्जरी गाड़ियां भी आ रही हैं इस वक्त। तो ऑन पेपर बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट होती हुई नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि इस बार जो बजट आया है उसमें एक तरफ तो हुकूमत कह रही है हम एक्सपेंडिचर कम करेंगे, लेकिन बजट में 70% आपने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। नेशनल असेंबली, सेनेट का भी आपने बजट को तकरीबन 100% बढ़ा दिया। तो एक तरफ कुछ कहते हैं लेकिन करते फिर कुछ है। मज़ा साहब? नहीं, कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए, इनिशियली ये पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी डॉक्टर इशरत हुसैन ने, और ये बनी थी इमरान खान साहब के दौर में जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, और यही एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ नहीं होगा। अब ये चीज़ दोबारा सामने आई है, फिर भी कुछ नहीं होगा। वजारतें कम करना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, गैर ज़रूरी तौर पे वजारतें। आप बताएं ना, ये स्पेशल असिस्टेंट क्या चीज़ होते हैं, ये एडवाइज़र क्या चीज़ होते हैं, ये मामले खुसूसी क्या चीज़ होते हैं। आप मिनिस्टर जब है तो उसके नीचे सेक्रेटरी होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं तो आप 50% बहुत आराम से कट कर सकते हैं। इसी पूरी मिनिस्ट्री को कट कर सकते हैं आप इस वक्त, लेकिन नहीं करते इसलिए कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं। यानी आप कहना चाह रहे काबिल अमल है, लेकिन काबिल अमल है। ये सियासी रिश्वतें होती है ना, देते हैं ये, वरना तो ये खराजात कम करना। फखर कुछ कह रहे हैं मुख्तसर? अलीना, ये देखें, ये पहले भी होता है। ये जितने लोगों को वो निकाला जाता है, बज़ाहिर यही दिखाया जाता है कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन हमेशा ये सरप्लस पूल में भेज दिया जाता है इनको, जो कि तनख्वाहें लेते रहते हैं, काम कोई भी नहीं करते। ये हुकूमत का देखें, अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो हर 16 से 20 शहरियों के दरमियान एक सरकारी मुलाजिम की ज़रूरत होती है, जो पूरी स्टेट अफेयर्स और जो मशीनरी है उसको चलाने के लिए। सवाल ये कि आपके अखराजात जो ज़्यादा हैं वो उसमें आपके दीगर हैं, आपके जो कर्ज़ों के ऊपर आपने वो देना, इंटरेस्ट दे रहे हैं वो ज़्यादा हैं, और इस तरह के और दीगर जो चीज़ें हैं आप उनको या तो वो कट डाउन करें या फिर अपने जो रिसोर्सेज और इनकम है उसको बढ़ाएं, बजाय इसके कि ये जो इस तरह की ये पहले भी हुकूमतें करती आई हैं जो कि नाकाबिल अमल होती हैं। ठीक है जी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय सुनी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।